हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था सॉल्यूशन का आधा। ठीक है, आज उससे आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ तक हम देख लिए थे। ठीक है, जिसमें कि एक क्वेश्चन था, आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं बनाया तो फिर से इस लेक्चर में हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा। तो इस फार्मूला ये फार्मूला क्या है? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे एम अपॉन एम एस इज इक्वल टू इंटू 100। ठीक है, इसी फार्मूला के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा बोर्ड। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला है एम परसेंट इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल है इंटू ए 100। ठीक है, ये है हमारा फार्मूला। ठीक है, तो इस पे हम देखेंगे कितना कितना है। एम परसेंट कितना है? 25। और एम सॉल्यूशन कितना है? 250 ग्राम। ठीक है, तो अब निकालते हैं। हमको निकालना क्या है ये? तो ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? m परसेंट इंटू एम एस अपॉन 100। ठीक है, ये होगा। तो देखिए, हम वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा m परसेंट, m इज इक्वल टू 25 इंटू 250 अपॉन 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 अपॉन 100 इज इक्वल टू 62.5 ग्राम। ठीक है, तो इतना आ गया। क्या क्या आया? हमारा मास ऑफ सोल्यूट आया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। तो क्या हो गया हमारा? मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 62.5 ग्राम। ठीक है, अगर हम बोले मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए तो क्या निकालेंगे आप? मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो क्या है हमारा? एज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 250 ग्राम माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 2.5 ग्राम। ठीक है, तो आप इससे निकाल लेना ये कितना आएगा, आप लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? इसमें वाटर है। ठीक है, शुगर एंड वाटर है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? हमारा वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखते हैं आगे का। तो आपने देख लिया, मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करना है एक दो। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे कि मतलब जो एक्सप्रेशन था कंसंट्रेशन को लिखने वाली, वो अब दूसरा पढ़ेंगे। पहले तो हमने पढ़ लिया था मास परसेंटेज का, तो अब पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे। उसी तरह बहुत है। ठीक है, आज जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला जो है परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का जो आएगा उसका परसेंट हम लिखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं सॉल्यूशन का परसेंटेज नहीं लिखेंगे, हम सोल्यूट का परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी अभी तक हम देख रहे हैं सब पूरा चीज कंसंट्रेटेड किस पे था? सोल्यूट पे ही था। अगर हम वॉल्यूम देख रहे हैं तो वो भी सोल्यूट का ही देख रहे हैं, या फिर मास देख रहे हैं वो भी सोल्यूट का ही देख रहे हैं। हम सॉल्वेंट के बारे में भी नहीं देख रहे हैं। अगर हम सोल्यूट का निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली हम सॉल्वेंट का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम परसेंट बाय वॉल्यूम निकालेंगे सोल्यूट का, तो सोल्यूट का जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा? ml में होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किस में होगा? ml में होगा। और जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या
कितना होगा 100 ml के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे सोल्यूट कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, उसे ही बोलेंगे कितना परसेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये है, फार्मूला है परसेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद तीसरा है परसेंट मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ जो होगा इससे देखिए, इसी से पता चल रहा है कि सोल्यूट का जो होगा फिजिकल क्वांटिटी किस में होगा, ग्राम में होगा, क्योंकि वहां हम मास लेते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा, सोल्यूशन का होगा। मास होगा सोल्यूट का और वॉल्यूम होगा किसका, सोल्यूशन का। ठीक है, तो सिंपली आप फार्मूला को भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए परसेंट ऑफ सोल्यूट मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, सोल्यूट मास बाय वॉल्यूम, तो इसका फार्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे यूनिट अगर निकाले हम परसेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट होता है ml और सोल्यूशन में वॉल्यूम का ml, तो ये कट जाएगा, तो परसेंट का जो वॉल्यूम आएगा वो परसेंट का यूनिट जो आएगा वो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं यूनिट क्या होगा इसका। मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, ml। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा ग्राम अपॉन ml। ठीक है, तो अगर इस तरह दिया रहेगा परसेंट बाय वॉल्यूम और उसमें यूनिट ये दिया रहेगा, तो आप समझ लेना कि ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाले फार्मूला यूज होगा, तो यूनिट होगा ग्राम अपॉन ml। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज को आप। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। ठीक है, कह रहा है कि स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन उसको जो डिफाइन किया गया था ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि सोल्यूट जो किस में प्रेजेंट होगा, ग्राम में। ठीक है, मतलब मास होगा, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा किस में होगा, वो लीटर में होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फार्मूला आएगा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अगर हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं m अपॉन v, ये वॉल्यूम में किसका मान लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में होगा। ठीक है, और मास ऑफ सोल्यूट जो कि ग्राम में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सिंपली अभी तक फार्मूला है जिसका यूज आगे होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा। अगर हम इसी चीज को, ये जो लीटर में है, लीटर को क्या कर रहे हैं हम, ग्राम में चेंज कर रहे हैं, ml में चेंज करते हैं, मतलब मिलीलीटर में अगर हम चेंज करना चाहें तो ये क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। अब ये फार्मूला कहाँ से आएगा, हम वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, लीटर में है। मान लीजिए कि हमारा जो वॉल्यूम है किस में है, ml में है। ठीक है, हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। इसका फार्मूला हम सिंपली तब तक आपको समझाने के लिए लिखते हैं m अपॉन v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कंसंट्रेशन को हम c लिखते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम c लिखते हैं, c इज इक्वल टू m अपॉन v, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, हम चलिए समझाते हैं आपको। c इज इक्वल टू m अपॉन v है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब मान लीजिए अभी तक तो ये फिलहाल तो हमारा सिंपल यूनिट में है, ये ग्राम में है, ये लीटर में है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आया जिसमें कि ये जो वॉल्यूम है वो किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। ठीक है, और ये ग्राम तो ग्राम ही है, मास जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है आपको कि ये फार्मूला लगाने के लिए इस ml को चेंज करना है, किस में, लीटर में चेंज करना है। इस लीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से आप डिवाइड करेंगे तब ये लीटर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमें दिया गया था कि स्मॉल v ml, मतलब ये अमाउंट है, वॉल्यूम का अमाउंट है। तो इसको किससे अपॉन 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा लीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये लीटर में हो जाएगा तो हमारा कंसंट्रेशन का जो फार्मूला क्या होगा,
m अपॉन वॉल्यूम था किसमें, v अपॉन 1000 ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, m अपॉन v इंटू 1000, और ये जो v है किस में दिया हुआ है, ml में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा m अपॉन v, स्मॉल v लीजिए, ठीक है, ये स्मॉल v इंटू 1000, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ठीक है। और ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास ये फार्मूला भी हो गया। अब जहां भी दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमारा सोल्यूट दिया रहेगा एक ग्राम में, या फिर एंड सॉल्वेंट जो दिया रहेगा वो किस में दिया रहेगा, ml में दिया रहेगा, तो उसे लीटर में चेंज करिए। सॉल्यूशन का जो फिजिकल क्वांटिटी है अगर लीटर में नहीं है, वो लीटर के अलावा किसी यूनिट में है, तो उसको आपको क्या करना है कि उसे लीटर में पहले कन्वर्ट कर लेना है। लीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला है, ये वाली फार्मूला है, इस पे पुट कर देना है। वही अगर मास ऑफ सोल्यूट जो है ग्राम में नहीं है या फिर किसी चीज में है, ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी में वो यूनिट में है, तो उसको क्या करना है, आपको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद उसे इस फार्मूला पे पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी ये है, इसमें क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज ऑल्सो टर्म एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि पावर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इस तरह, मतलब ऐसे देखने के लिए ऐसा नहीं है कि वो कुछ और पावर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पावर, इस तरह का पावर नहीं है जो आप फार्मूला ढूंढ रहे हैं कि पावर क्या है, पावर क्या। बस एक समझाने के लिए बोले कि वो पावर दिखाते हैं सॉल्यूशन का। तो वो ये जो पावर या स्ट्रेंथ दिखाया जाता है, किसके टर्म में दिखाया जाता है, सोल्यूट के टर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा देखते हैं किसके टर्म में, देखने की कोशिश करते हैं सोल्यूट के टर्म में, कि सोल्यूट उसमें कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल कह रहा है कि W ग्राम ऑफ द सोल्यूट बी प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, इसी फार्मूला पे, जो ये जो फार्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये है मास ऑफ सोल्यूट और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये देखिए V अपॉन W हो गया, ये स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर को ऐसे भी लिखते हैं ग्राम पर लीटर, या फिर ऐसे भी लिखते हैं ग्राम इंटू लीटर इनवर्स, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर ग्राम इंटू L⁻⁻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 ⁻
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिजोल्विंग ए सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। ठीक है, और क्या अब सवाल ये उठता है कि ये वॉल्यूम है कौन सा वॉल्यूम। फार्मूला में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या फार्मूला में था। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन सा वॉल्यूम होगा, पहले वाला वॉल्यूम होगा जो सोल्यूट नहीं मिलाएं तब वाला वॉल्यूम होगा, या सोल्यूट के मिलाने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो होगा। सवाल ये उठता है। तो ये जो वॉल्यूम होगा कि मान लीजिए आपने एक केमिकल रिएक्शन बनाया, ठीक है, इसमें पहले से वॉल्यूम V1 था। ठीक है, मतलब एक कंटेनर लिए उसमें पहले से वॉल्यूम V1 था, हमने क्या किया, इसमें सोल्यूट मिला दिया। सोल्यूट हमने क्या क्या मिला दिया, सोल्यूट मिलाने के बाद जो ये वॉल्यूम हो गया V2। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि V1 पुट करेंगे फार्मूला में या V2। तो आपको क्या पुट करना है, V2 पुट करना है, ना कि V1। आपको फाइनल वॉल्यूम देखना है कि सोल्यूट मिलाने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, वो देखना है। जो जितना भी आएगा टोटल वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम रहेगा ये वो होगा V2
वही आपको क्या करना है, उस फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये यहाँ जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम V2, बोले ना भी फाइनल वॉल्यूम, ये क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा। ठीक है, देखिए पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, सपोज अभी तक तो आपने ये देखा कि हमारे पास ग्राम ये जो भी सॉल्यूट का अमाउंट होता था वो ग्राम में होता था। ठीक है, चलो मतलब अमाउंट उसका ज्यादा होता था। सपोज कि आपके पास सॉल्यूट इतना है जो जिसका अमाउंट बहुत छोटा है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है जो भी वगैरह गैस वगैरह है, उसका कंसंट्रेशन आपको निकालना है कि ये अमाउंट है। जैसे कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें गैस ऐसा रहता है जो दिखता ही नहीं है। मान लीजिए कि ये इस तरह का अगर हमारे पास गैस है और इसका हमको निकालना है कंसंट्रेशन, कि एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन होगा उस गैस का कितना होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में होगा, मतलब एकदम माइन्यूट अमाउंट में होगा, तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जिसको पीपीएम भी बोलते हैं। जनरली पीपीएम जो यूज किया जाता है वो स्मॉल अमाउंट के लिए, ट्रेस अमाउंट के लिए यूज किया जाता है, वेरी माइन्यूट अमाउंट के लिए यूज किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको हमेशा मतलब बड़े अमाउंट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। जब ज़्यादा अमाउंट हमारे पास रहेगा तो उस केस में हम पार्ट्स पर मिलियन यूज नहीं करेंगे। जब हमारे पास बहुत छोटा अमाउंट, मतलब पार्ट्स ऐसा बोल सकते हैं कि वो मिलियंस में होगा, इतना कम अमाउंट में होगा वो। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, पीपीएम यूज करना है। मेरे बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। इतना कम होगा, ठीक है, इतना ग्राम में वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है पीपीएम का, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, ये करेंगे तब जाके ये क्वांटिटी क्या होगा, हमारे लिए फिजिबल होगा। ठीक है, वरना ये पता ही नहीं चलेगा। ये जो आएगा क्वांटिटी पॉइंट 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 इस तरह आएगा, तो इतना कम आएगा कि आप उसको गेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये यूज करते हैं पीपीएम, जो हम एक जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा सोल्यूट, उसको हम डिफाइन करने के लिए पीपीएम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसीलिए ये फार्मूला आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जेई मेंस के लिए या नीट एंड नीट दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, जेई मेंस एंड नीट दोनों के लिए यूजफुल है। अब देखिए एक एग्जांपल कर रहा है कि 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर SO2 जो है 10 ppm है किसमें, एयर में, इसका मतलब ये हो गया कि 10 ml ऑफ SO2 प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml ऑफ एयर। देखिए अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो ppm को दिखाने के लिए ml ले लिए हैं, ठीक है, और यहाँ जो हम बोल रहे हैं मास बोल रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीजों, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मास के जगह पे क्या लिख दो, मास के जगह पे आप वॉल्यूम लिख दो। ठीक है, मास के जगह पे आप वॉल्यूम लिख दो, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 to the power 6। तो ये आपका नया फार्मूला बन जाएगा, और यही कह रहा है कि जब हम इस तरह लिखेंगे तो ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन सिटीज एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम बाय वॉल्यूम। ठीक है, जो ये क्या था, ये जो पीपीएम जो था 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर, ये क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो SO2 है उसी को हम देख रहे हैं। SO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है उसको हम एक पोल्यूशन का पार्ट मान ले। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो भी हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देखते हैं उसमें हम किसी पर्टिकुलर गैस के कंसंट्रेशन के बारे में देखेंगे तो किस में देखेंगे, पीपीएम बाय वॉल्यूम ना, ये जो है पीपीएम बाय मास है, पीपीएम बाय मास है।
और हमको देखना किसमें है, ppm बाय वॉल्यूम, जो कि ये है एग्जाम्पल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास तो ये मतलब इतना जो भी आप सब देख रहे थे वो एक कंपाउंड के बारे में देख रहे थे। ठीक है, वो सोल्यूट का जो सोल्यूट था एक था, सोल्यूट प्लस और सॉल्वेंट होता था, लेकिन हम जो ये फार्मूला देख रहे थे किसके बेसिस पे देख रहे थे, सोल्यूट के बेसिस पे, जो कि जिसमें एक ही कंपाउंड। मान लीजिए कि एक से ज्यादा कंपाउंड रहेगा तो उस केस में कंसंट्रेशन कैसे देखेंगे, आप हर एक को निकालना पड़ेगा कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये कंटेनर है, इसमें कंपाउंड ए प्रेजेंट है, कंपाउंड बी प्रेजेंट है, कंपाउंड सी प्रेजेंट है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि इस केस में देखने के लिए आपको ये यूज करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमेशा यूज होगा जब दो से ज्यादा कंपाउंड रहेगा या फिर दो रहेगा। ठीक है, हमेशा दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होगा, एक के लिए नहीं यूज कर सकते आप मोल फ्रैक्शन। एक के लिए क्या यूज ही होगा, आगे देखते हैं आपको एक के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मोल फ्रैक्शन जो हमेशा यूज होगा दो से ज्यादा या दो के लिए, दो कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा या फिर दो से ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। दो कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये डिफिनेशन में क्या कह रहा है। डिफिनेशन में कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कि कह रहा है कि वन कंपोनेंट का जो मोल होगा अपॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका रेशियो मान लीजिए कि एक कंपोनेंट का मोल n है और टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, n है, तो ये जो होगा क्या बोलेंगे इसको, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। यही इस डिफिनेशन के अनुसार कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। ये है इसका फार्मूला। ये क्या है कि आपको पता होगा मोल क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि हम ये बोले कि 23 ग्राम Na है, सोडियम 23 ग्राम सोडियम है, तो इसका मोल क्या होगा, 23 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सोडियम का, 23 ग्राम पर मोल होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या हो जाएगा, 23 ग्राम पर मोल। 20 खत्म हो गया, 23 खत्म हो गया, तो क्या हो गया, 1 मोल। 23 ग्राम ऑफ Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मोल। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फिर यही मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ये होगा जो मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए इसमें कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है, कंपाउंड सी है। कंपाउंड ए का कुछ अमाउंट है, कंपाउंड बी का कुछ अमाउंट है, कंपाउंड सी का कुछ अमाउंट है, जो कि मोल में ही दिया हुआ है। तो मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी, मोल ऑफ सी, तीनों को जोड़ेंगे तब जा क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही आएगा। एक एग्जांपल भी मैं दे रखा हूं। ठीक है, इसी को देखते हैं, आप दिखाते हैं। ठीक है, कि ये देखिए मास, देखिए सपोज कि वी हैव 3 कंपोनेंट, कि मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है जिसमें ए बी सी 3 कंपोनेंट दिया हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट ए का जो वेट है या मास है क्या है, W1। ठीक है, W1 है, स्मॉल W1। कंपोनेंट ए का मास है, कंपोनेंट बी का मास कितना है, W2, और कंपोनेंट सी का मास क्या है, W3। ठीक है, और मोलिकुलर मास कह रहा है कि M1 है कंपोनेंट ए का, M2 है कंपोनेंट बी का, M3 है कंपोनेंट सी का मोलिकुलर मास। ठीक है, तो मोलिकुलर मास दे दिया और मास दे दिया, हमारे पास दोनों आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, W1 अपॉन M1। तो इसको मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया N1। N1 क्या माना हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कंपोनेंट ए का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो N1 आ गया। उसी तरह कंपोनेंट बी के लिए N2 आ गया।
कंपोनेंट सी के लिए N3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सब चीज आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इज N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इज N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सी इज N3। तो टोटल हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू N मानते हैं। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इतना तीनों लिखने के बजाय हमने एक मान लिया N, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये था मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये था। तो अगर हम ये बोलें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा आएगा, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ए कितना है, N1, और टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, N, ठीक है। ये रेशियो है, फ्रैक्शन में जो हम लिख रहे हैं ये क्या, ये भी रेशियो ही है। तो वही है मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है उसी को बोलते हैं हम, ये जो कंपोनेंट मोल ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसी को मैंने फार्मूला में लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह हम देखते हैं किसका, बी का, ये जो ए का आ गया, ठीक है। उसी तरह बी का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी N2 अपॉन N, ठीक है। N2 अपॉन N का मतलब हो गया कि मोल ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ऐसा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो कह रहा है, अब यहां कह रहा है सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, कह रहा है F1 प्लस F2 F3 इज इक्वल टू 1 होगा। ये कैसे आएगा दिखाते हैं आपको कि F1 क्या है, N1 अपॉन N है, F2 क्या है, N2 अपॉन N है, F3 क्या है, N3 अपॉन N है। ये F1 किसके लिए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, F2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ, F2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, F3 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें क्या देखना है, F1 प्लस F2 प्लस F3 देखना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी देखिए F1 प्लस F2 प्लस F3, तो ये बराबर हो जाएगा N1 अपॉन N प्लस N2 अपॉन N प्लस N3 अपॉन N, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन N, और ये पूरा किसके बराबर है, N के बराबर है। तो ये जो टर्म हो जाएगा N अपॉन N, तो कितना आ गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो आपके पास है, तो ये समझ में आ गया कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब ये हो गया कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू 1, ये बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ, ठीक है।
नेक्स्ट पीपीटी में कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास जो सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर में कंपोनेंट ए होगा, कंपोनेंट बी होगा, दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें से एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो मान लीजिए कि ये है हमारा सॉल्यूट और ये है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। कंपोनेंट ए इज आवर सॉल्यूट एंड कंपोनेंट बी इज आवर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यही हम यहाँ दिखा दिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट ए इज इक्वल टू एन। मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या कितना प्रेजेंट है, स्मॉल एन, और इसी में जो प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी जो प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, कैपिटल है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल इसमें कितना प्रेजेंट होगा, इस पूरा कंटेनर में कितना प्रेजेंट होगा, एन प्लस कैपिटल है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इतना ही प्रेजेंट होगा इस कंटेनर में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए क्या हो जाएगा, हमने फार्मूला देखा था कि अगर हम मोल फ्रैक्शन किसी का निकालते हैं तो मोल ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही हम देखें कि यहाँ जो देखना है हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल ऑफ ए कितना दिया हुआ है, स्मॉल एन, और टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, एन प्लस कैपिटल एन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया किसके लिए, ये हो गया सोल्यूट के लिए, ठीक है। अब अगर इसी में हमें ये देखना है कंपोनेंट बी के लिए देखना है या सॉल्वेंट के लिए देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन प्लस एन जो होगा किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए होगा, ठीक है। तो कैपिटल एन हो जाएगा दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर इस दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो जब fa1 प्लस fb को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ a है उसको किससे डिनोट किया है हम, XA से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। मतलब आप हमेशा यही याद रखना, ये हमेशा यूज होगा, ये मतलब जनरली सब जगह यही यूज होता है, तो इसको आप हमेशा याद रखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का जो हम लिखेंगे XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का जो लिखेंगे हम XB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि अदर क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, सपोज कि ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ। अगर हम इसको हीट करें, टेम्परेचर इसका हम बढ़ाएं तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी मान लिया बढ़ेगा, ठीक है। मान लिया पहले वॉल्यूम यहाँ था, बाद में वॉल्यूम यहाँ आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया हमारे पास। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो उससे क्या हो गया कि ये हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में वॉल्यूम पहले इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, लेकिन इसमें जो कंपाउंड था, मान ली वॉल्यूम इतना था, ठीक है, और दूसरा कलर लेते हैं, बाद में वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है, बाद में वॉल्यूम इतना हो गया। इनिशियली जो वॉल्यूम था V1 था, बाद का जो वॉल्यूम हो गया V2 हो गया। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा कंटेनर है, उसमें जो पहले जितना था कंपोनेंट ए, बाद में भी कंपोनेंट ए उतना ही है, कोई चेंज तो हुआ ही नहीं। कोई जब चेंज हुआ ही नहीं तो इसके मोल फ्रैक्शन में क्या चेंज होगा, चेंज कुछ नहीं होगा। इसके बाद में भी उतना ही रहेगा, पहले भी उतना ही रहेगा।
तो जो मोल फ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है या नहीं। किसी कंपाउंड, एक कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल अगर चेंज हो जाएगा तो उसका मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल उस रिएक्शन में या उस कंटेनर में सेम ही है, पहले जितना था, तो बाद में भी उतना ही मोल फ्रैक्शन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो, शॉर्ट रहे, इसीलिए हम चाहते हैं कि मतलब उसको पीपीटी में डिवाइड करके 4-5 पीपीटी एक दिन में पढ़ेंगे, तो इसी तरह हम सॉल्यूशन पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई भाग नहीं रहा है। अगर आपको जल्दी जल्दी देखना हो तो वीडियो का स्पीड बढ़ा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय।